तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन से मतलब है कि कोई पार्टिकल किसी एक्सिस के चारों तरफ मोशन करेगा। क्या है? कोई पार्टिकल है एक्सिस के अराउंड मोशन करे तो इसे हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। और दूसरा क्या है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का यानी पार्टिकल्स का एक सिस्टम जो सिस्टम के अंदर रहकर एक दूसरे के ऊपर इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ टॉपिक्स पर ध्यान दे देते हैं कि जैसे कि सिस्टम क्या होता है, ठीक है, इंटरनल फोर्सेज क्या होते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है और साथ में पार्टिकल क्या है। तो मेन चीज क्या है? पार्टिकल। तो पार्टिकल क्या होता है? एक फाइनाइट साइज होता है। कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका क्या हो? फाइनाइट साइज हो और उसका शेप एंड इंटरनल स्ट्रक्चर नेग्लेक्टेड हो। यानी ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर फाइनाइट साइज तो है लेकिन उसका शेप एंड इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा हो? नेग्लेक्टेड हो, यानी लगभग जीरो के बराबर। हम उसे अपने आप को यानी अपनी आंखों से ना देख पाए। तो ऐसे पार्टिकल्स को हम क्या बोलेंगे? ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे पार्टिकल। तो क्या? फाइनाइट साइज, शेप, साइज और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? नेग्लेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरनल फोर्सेज। इंटरनल फोर्सेज क्या होता है? तो इंटरनल फोर्सेज क्या है कि कोई सिस्टम है और उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हैं, नंबर ऑफ n पार्टिकल्स मौजूद हैं और ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। सभी पार्टिकल सिस्टम्स के अंदर एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ये सभी पार्टिकल्स हैं P1, P2, P3, P4 एंड Pn। ये ऑल पार्टिकल्स हैं। ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा और ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। तो P3 के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा तो ये इसकी डायरेक्शन ये होगी। इसे हम बोलेंगे F31, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। और इसी तरीके से P1 पर P3 फोर्स लगाया तो इसकी डायरेक्शन होगी ये, तो F13। ठीक है, इसी तरीके से P1 P2 के ऊपर फोर्स लगाएगा तो एक लाइन जॉइनिंग के अलोंग लगाएंगे। तो P1 P2 के ऊपर फोर्स लगाएगा तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी F21। और P2 P1 के ऊपर फोर्स लगाएगा तो इसकी डायरेक्शन होगी इस टाइप से, ये डायरेक्शन होगी। इसे हम लिखेंगे P1 F12। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमने डायरेक्शन निकाली है वो किस तरीके से? तो F12 का मतलब है F12 ये क्या है? इंटरनल फोर्सेज है। पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो इन फोर्सेज को क्या बोला जाएगा? इंटरनल फोर्सेज बोला जाएगा। जी एक दूसरे के जस्ट इक्वल होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट। F31 और F13 ये एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? जीरो होगा। इसका अगर नेट फोर्स निकालेंगे F13 और F31 को तो क्या निकल के आएगा? जीरो निकल के आएगा। उसी तरीके से F12 का मतलब है यहाँ पर फोर्स ऑन P1 ड्यू टू P2, ड्यू टू P2, यानी फोर्स ऑन P1 2 की वजह से 1 पर फोर्स लग रहा है, यानी दूसरा पार्टिकल पहले को अपनी तरफ खींच रहा है। फोर्स की डायरेक्शन कैसे? ऐसे है, तो दूसरा वाला पार्टिकल P1 को अपनी तरफ खींच रहा है। अब इसी तरीके से F21 का मतलब हो जाएगा यहाँ पर फोर्स ऑन P2 ड्यू टू क्या होगा? P1। तो इसका मतलब ये है कि फोर्स किसके ऊपर लग रहा है? P2 के ऊपर लग रहा है और कौन लगा रहा है? P1 लगा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि P2 को P1 अपनी तरफ खींच रहा है। तो इसकी डायरेक्शन क्या है? इस डायरेक्शन में
यानी F2 इस डायरेक्शन में लगा हुआ है और F12 इस डायरेक्शन में लगा हुआ है। तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट होंगे। ये दोनों के दोनों कैसे होंगे, इक्वल एंड अपोजिट। तो F12 इक्वल टू होगा माइनस F21। तो अगर इनका हम रिजल्टेंट निकालें तो कितना निकल जाएगा, 1F2 क्या है 12F और ये क्या होगा प्लस F21 तो इक्वल टू हो जाएगा 0। तो ये क्या कहते हैं, इंटरनल फोर्सेज हमेशा न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन होल्ड करते हैं। न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन होल्ड करते हैं, यानी पहला पार्टिकल दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगा तो उतना ही फोर्स दूसरा पार्टिकल पहले के ऊपर भी अप्लाई करेगा, लेकिन दोनों फोर्सेज की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगी। तो इस तरीके से एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, और एक्शन इक्वल टू रिएक्शन को अगर नेट निकालेंगे तो वो टोटल कितना निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि किन्हीं दो पार्टिकल्स के बीच में इंटरनल फोर्सेज लगे हुए हैं तो उनका वेक्टर सम क्या होगा, हमेशा 0 होगा। हमेशा फोर्सेज का क्या किया जाता है, वेक्टर सम किया जाता है। तो इंटरनल फोर्सेज का रिजल्टेंट कितना रहता है, हमेशा 0 रहता है। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं सिस्टम क्या होता है। सिस्टम, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो अगली हेडिंग जो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का क्या मतलब है, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मतलब है कि एक ऐसा अरेंजमेंट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हो। क्या हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स n मौजूद हैं और वे सभी एक दूसरे के ऊपर इंटरनल फोर्स लगा रहे हैं या फिर वे एक दूसरे को इंटरेक्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम जिसके अंदर n पार्टिकल्स मौजूद हैं और n पार्टिकल्स एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी सिस्टम के पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर ही इंटरनल फोर्सेज लगा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है, आपका एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या बनाते हैं, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो गया। ये मार्कर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये भी एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। तो इसके अंदर भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होंगे और इसके मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे के ऊपर इंटरनल फोर्सेज लगा रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये मार्कर भी एक आपका क्या हुआ, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हुआ। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब बात करते हैं एक्सटर्नल फोर्सेज। एक्सटर्नल फोर्सेज क्या होते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेज। एक्सटर्नल फोर्सेज क्या है, तो बेटा एक्सटर्नल फोर्सेज होते हैं जो बाहरी एजेंसी द्वारा लगाए जाते हैं। किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल एजेंट द्वारा लगाया गया फोर्स, यानी अनबैलेंस फोर्स, जो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है, वो क्या कहलाएगा, आपका एक्सटर्नल फोर्स। यानी जो ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन प्रोवाइड करा सकता है, रेस्ट में है तो उसे स्टेट ऑफ मोशन में लेके आ सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसे स्टेट ऑफ मोशन में लेके आ सकता है, अगर मोशन में है तो उसे कहां पर लेके आ सकता है, स्टेट ऑफ रेस्ट में लेके आ सकता है। तो ऐसे फोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, जो एक तो क्या हो गए, इंटरनल फोर्सेज हो गए। तो इंटरनल फोर्सेज में क्या होता है, सिस्टम के पार्टिकल खुद एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, उन्हें बोला जाता है सिस्टम के अंदर के पार्टिकल्स द्वारा लगाया गया फोर्स को ही हम इंटरनल फोर्सेज बोला जाएगा। और सिस्टम के ऊपर जो एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स लगाएगी उसे हम बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल का मतलब क्या है कि हम इस पेन को इधर से उधर घुमा सकते हैं,
तो इस पार्टिकल के इस पेन के अंदर जितने पार्टिकल हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे, तो उन्हें इंटरनल फोर्स बोला जाएगा। और मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊं, इसे मोशन कर रहा हूं या इधर उधर कर रहा हूं, तो इसके ऊपर जो मेरे द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फोर्स बोलेंगे, जिसकी वजह से हम इसे रेस्ट में भी लेके आ सकते हैं और मोशन भी करा सकते हैं। ठीक है, मैं अगर इसे थ्रो कर दूं तो ये मोशन में आ जाएगा। ठीक है, और अगर ये मोशन में तो इसे मैं रोक भी सकता हूं। तो हम किसके द्वारा कर सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे कि पार्टिकल क्या होता है, ठीक है, सिस्टम क्या होता है, साथ में इंटरनल फोर्सेस क्या होते हैं और एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होते हैं। ये सभी क्लियर हो गया आपका। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास के बारे में जानते हैं। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है कि देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, तो सेंटर ऑफ मास को मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि सेंटर ऑफ मास, किसी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास वह पॉइंट है जहां पर सभी ऑल पार्टिकल्स का मास कंसंट्रेटेड होता है। यानी ऑल पार्टिकल्स का मास क्या होता है, केंद्रित होता है। सेंटर ऑफ मास किसी ऑब्जेक्ट का वह पॉइंट होता है जहां पर ऑब्जेक्ट के ऑल पार्टिकल्स का मास कंसंट्रेट होता है। समझ में आया? और इस पॉइंट पर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, इस पॉइंट पर अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट अप्लाई करते हैं तो टोटल बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन करना स्टार्ट कर देती है। पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट क्या करना चालू कर देता है, ट्रांसलेटरी मोशन करना स्टार्ट कर देता है। कहां पर लगाने पर, सेंटर ऑफ मास पर। अगर हम जो सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है, वहां पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा। तो जब पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मोशन में आने का मतलब क्या है, ऑल पार्टिकल्स कम्स इन मोशन। सभी के सभी पार्टिकल्स क्या करना चालू कर देंगे, मोशन करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर P1 एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, P2, P3, P4, P5 और ये Pn। इसके अंदर n पार्टिकल्स मौजूद हैं। तो इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास m3 है और इसका मास m4, इसका मास m5 और इसका मास mn। ठीक है, तो इन सभी का एक सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास क्या है, इन सभी ने एक ऐसा पॉइंट निर्धारित किया हुआ है जो हम मान लेते हैं ये पॉइंट जो है ये C क्या सेंटर ऑफ मास है। ये यहाँ पर पॉइंट जो है C लिया गया है, ये क्या है, सेंटर ऑफ मास है। तो अगर हम इस पॉइंट पर अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बैलेंस हो जाएगा। और अगर हमने यहाँ पर फोर्स लगाया है तो इसी पर फोर्स लगाने पर ये ऑल पार्टिकल्स मोशन में आ जाएंगे। ऑब्जेक्ट के साथ ही ऑल पार्टिकल्स कैसे आ जाएंगे, मोशन में आ जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब दूसरी बात ये समझिए कि इसका भी मास इसी सेंटर पर कंसंट्रेट है, पार्टिकल 2 का भी मास C पर कंसंट्रेट है। ठीक है, पार्टिकल 3 का भी मास C पर कंसंट्रेट है। यानी इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सभी का मास इस C पॉइंट पर कंसंट्रेट है। तो हमने यही बताया कि जो सेंटर ऑफ मास जो होता है, एक पॉइंट होता है जिस पर ऑब्जेक्ट के सभी पार्टिकल्स का मास कंसंट्रेट होता है। और अगर इस पॉइंट पर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी पार्टिकल हैं वो सभी ट्रांसलेटरी मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, सेंटर ऑफ मास बोला जाएगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास ऑब्जेक्ट की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, उसके शेप के ऊपर डिपेंड करेगा। सभी का सेंटर ऑफ मास, सभी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास उसके मिडिल में नहीं हो सकता। मोस्टली ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास जो मिलता है वो मिडिल में मिलता है। जैसे एक स्ट्रेट रॉड है, अगर हम देखें कि एक स्ट्रेट रॉड है
ये एक रॉड है, आयरन रॉड है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास जो होगा मोस्टली अगर लेंथ के अलोंग ले रहे हैं तो इसके मिडिल में होगा। अगर हम इस मिडिल पर हम इसे बैलेंस करना चाहें तो ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पर इसका निकल के आएगा। अगर हम इस पर फोर्स लगाते हैं तो ये पूरी जो रॉड है वो मोशन में आ जाएगी। अगर सेंटर पर अगर हम इसके ऊपर फोर्स लगाएं तो इसका सेंटर ऑफ मास सी है। अगर यहाँ पर अगर हम फोर्स लगाते हैं इस टाइप से तो पूरी की पूरी बॉडी क्या होगी, मोशन में आ जाएगी, पूरी रॉड मोशन में आ जाएगी। अगर हम यहाँ पर लगाते हैं, अगर इस जगह पर लगाते हैं इस कोने पर, तो क्या ये पूरी की पूरी बॉडी मोशन में आएगी, नहीं आ पाएगी। भाई ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब होता है कि इसके अंदर ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस कवर करें, इक्वल टाइम में, क्या इंटरवल ऑफ टाइम्स के अंदर ये यहां से अपनी पोजीशन से इक्वल डिस्टेंस कवर करें। यहां पर हमने फोर्स लगाया सी पर, तो जितनी डिस्टेंस ये एक्स कवर कर रहा है तो ये भी एक्स कवर करना चाहिए। समझ में आया? अगर हम यहां पर अगर इस जगह पर हम फोर्स लगाते हैं, अगर हम इस जगह पर फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा कि यहाँ के ये वाले पार्टिकल्स तो मोशन में आ जाएंगे, लेकिन ये वाले पार्टिकल कैसे रहेंगे, रेस्ट में रहेंगे। कैसे रहेंगे, रेस्ट में रहेंगे। तो हमेशा ध्यान में रखना, अगर किसी ऑब्जेक्ट का हमें सेंटर ऑफ मास पता है और अगर वहां पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, अगर हम वहां पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा और यूनिफॉर्म मोशन करना स्टार्ट कर देगा, ट्रांसलेटरी मोशन करना स्टार्ट कर देगा। दूसरी बात, इसका एक और तरीके से सेंटर ऑफ मास निकाला जा सकता है। अभी तो ये लेंथ के अलोंग लिया था, अगर हम इसके डायमीटर के अलोंग लें तब भी इसका सेंटर ऑफ मास निकाला जा सकता है। किसी ऑब्जेक्ट को हम इस तरीके से सेंटर ऑफ मास इसका ऐसे भी पता कर सकते हैं। अब इसका सेंटर ऑफ मास इसके मिडिल में है तो ये यहाँ पर बैलेंस हो गया, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास इस मार्कर का इसके मिडिल में है तो यहाँ पर बैलेंस हो गया। एक तरीके से और बैलेंस हो सकता है, एक तरीके से और बैलेंस हो सकता है, अगर हम इसे ऐसे स्ट्रेट यानी बिल्कुल सीधा रखें तो इस तरीके से भी ये बैलेंस हो सकता है, ऐसे बैलेंस हो जाएगा। अगर हम टेबल पे इसे खड़ा कर दें तो इस तरीके से बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इसके डायमीटर के बिल्कुल सेंटर से होकर गुजरेगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां से गुजरेगा, इसके डायमीटर से होकर गुजरेगा, यानी जो इसका सेंटर है वहां से होकर गुजरेगा। तो हर ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास उसके शेप के अकॉर्डिंग होता है, हर ऑब्जेक्ट का मास उसके शेप के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, और साइज के अकॉर्डिंग भी होगा। लेकिन अधिकतर हमने देखा है कि जो स्मॉल ऑब्जेक्ट होते हैं, जो स्मॉल ऑब्जेक्ट होते हैं तो उनका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो अधिकतर उनके मिडिल में पाया जाता है, उनके मिडिल में पाया जाता है। जबकि जो बहुत ही ज्यादा लार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं तो उनके मिडिल में नहीं पाया जाता। समझ में आया? तो इस तरीके से तो ये क्या हो गया, आपका सेंटर ऑफ मास हुआ। अब हम निकालते हैं सेंटर ऑफ मास वर्सेस सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के टोटल पार्टिकल्स का मास एक पॉइंट पर कंसंट्रेट होता है और उस पॉइंट पर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मोशन करना स्टार्ट कर देता है, यानी ट्रांसलेटरी मोशन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये तो क्या हुआ, एक तरीके से मास क्या होता है, स्केलर होता है। मास क्या होता है, स्केलर होता है। तो उसका एल्जेब्रिक सम टोटल क्या होगा, कहां से गुजरेगा, उसके सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरेगा। लेकिन अगर इसके दूसरी तरफ देखा जाए सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो किसी ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी वह पॉइंट है जहां से ऑल पार्टिकल्स का ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ऑल पार्टिकल्स पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स का सम, वेक्टर सम उस पर्टिकुलर पॉइंट से होकर पास होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हैं तो इसके ऊपर फोर्स F1 ग्रेविटेशनल फोर्स F1, इसके ऊपर F2, इसके ऊपर F3, इसके ऊपर F4, F5 और ये Fn, ठीक है, Fn।
तो ये सभी F1, F2, F3, F4, F5 और Fn ये सभी ग्रेविटेशनल फोर्स हैं, और अगर हम इनका वेक्टर सम कर लें तो वो कहां से होकर गुजरेगा, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस पॉइंट से होकर गुजरेगा। यानी ऑल फोर्सेज आर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नहीं समझ में आया? दोबारा से समझिए कि सेंटर ऑफ मास में क्या होता है कि जितने भी पार्टिकल्स का मास होता है वो एक ही बिंदु से होकर पास होता है, जहां पर ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। ठीक है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अंदर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हर पार्टिकल के ऊपर क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो उन पार्टिकल का जितना भी ग्रेविटेशनल फोर्स है F1, F2, F3 डॉट 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 Fn, वो सभी के सभी फोर्स जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट से गुजरेंगे, जहां से टोटल बॉडी का वेट गुजरता है, उसी पॉइंट से होकर गुजरेंगे जहां से टोटल बॉडी का वेट गुजरेगा। वेट कहां से गुजरेगा, जैसे ये एक रॉड है हमारी, ठीक है, तो इसके अंदर ये क्या होगा, सेंटर ऑफ मास, तो इसका वेट भी कहां से गुजरेगा, यहीं से गुजरेगा, mg। समझ में आया? तो mg क्या हो गया, ये आपका वेट हो गया। क्लियर? तो यहां पर एक पार्टिकल है तो इसका भी जो मास भी होगा m1g। यहां पर भी एक पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल मान लो, ये क्या होगा, m2g। तो इन छोटे छोटे पार्टिकल्स का भी क्या बनेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बनेगा। और वो सभी ग्रेविटेशनल फोर्स कहां से होकर गुजरेगा, जहां से mg गुजर रहा है, टोटल ऑब्जेक्ट का वेट गुजर रहा है, उसी पॉइंट से होकर इन सभी फोर्सेज का जो ये सभी जो पार्टिकल के फोर्सेज है वो उसी जगह से ही गुजरेगा। ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो कहने का मतलब ये है कि हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है, उस पॉइंट से ऑल पार्टिकल का, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स बनाया जाता है वो सभी उसी पॉइंट से होकर गुजरता है। ठीक है। जहां से टोटल ऑब्जेक्ट का वेट गुजरता है, यानी फोर्स उसी पॉइंट से गुजरेंगे जहां से टोटल ऑब्जेक्ट का वेट गुजरेगा। ठीक है। क्लियर? तो इसे हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ मास में और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन मोस्टली छोटे छोटे ऑब्जेक्ट के लिए, जितने भी छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं उनके लिए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो हमेशा सेंटर ऑफ मास पर ही लाई करती है। अधिकतर कहां होती है, सेंटर ऑफ मास पर ही लाई करती है। लेकिन अगर हम किसी एवरेस्ट बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स के साथ क्या करें, कंपेयर करें, तो उनकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी उसके सेंटर ऑफ मास से होकर नहीं गुजरेगी, थोड़ा सा उससे हटकर गुजरेगी। तो इन कंपैरिजन ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके सेंटर ऑफ मास पर नहीं होगी। लेकिन छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट है तो उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनके मास वाले पॉइंट से ही होकर गुजरती है, यानी सेंटर ऑफ मास से ही होकर गुजरती है। ठीक है। तो ये तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास के बारे में बात हुई। अब बात करते हैं, अगला जो टॉपिक है, सेंटर ऑफ मास और टू पार्टिकल सिस्टम। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये निकाल लेते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए टू पार्टिकल सिस्टम। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम, पार्टिकल सिस्टम। ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं कि दो, यहां पर क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा, टू पार्टिकल्स हैं m1 एंड m2, उनके रेफरेंस फ्रेम में पोजीशन हम शो कराते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये बाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन। ठीक है। अब यहां पर एक पॉइंट P है, P1, पार्टिकल P1, इसके अंदर मास m1 है। ठीक है। तो इसकी ओरिजिन से पोजीशन फ्रॉम O से, तो वेक्टर पोजीशन कितना है इसका, वेक्टर r1। ठीक है।
ये पार्टिकल P1 की ओरिजिन से पोजीशन कितनी है, वेक्टर R1, और एक दूसरा पार्टिकल है P2, इसके अंदर जो मास है M2, तो इसके यहाँ से ओरिजिन से O से जो पोजीशन है, वेक्टर पोजीशन है, थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं, ये पोजीशन है, ये क्या है, वेक्टर R2। तो यानी P1 पार्टिकल की O से पोजीशन कितनी है, वेक्टर R1, ठीक है, और P2 पार्टिकल का ओरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, वेक्टर R2। तो इसको एक लाइन जोनिंग मिला रही है इस टाइप से, ऐसे। तो इसके मिडिल में कोई एक C पॉइंट है, यहाँ पर क्या करता है, इसका सेंटर ऑफ मास मौजूद है, क्या यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास मौजूद है। तो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है इसके ओरिजिन से, वो हम ये लिख लेते हैं वेक्टर RCM, क्या है, वेक्टर RCM। तो C जो पॉइंट है P1 और P2 का सेंटर ऑफ मास का पॉइंट है, क्या है, C जो पॉइंट जो दिया गया है यहाँ पर जो शो हो रहा है वो P1 और P2 के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, क्या है, सेंटर ऑफ मास है, क्या है, C पॉइंट पर क्या है, सेंटर ऑफ मास है, किसका, P1 का और P2 का, और वेक्टर RCM जो है इस सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो अब इसे फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मास इनटू पोजीशन वेक्टर प्लस दूसरे पार्टिकल का मास इनटू पोजीशन वेक्टर, इनका क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, और उनके टोटल मास से इसका एवरेज निकाल दिया जाएगा। टोटल मास से क्या दे दिया है, डिवाइड दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास RCM, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास RCM इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास M1, मास ऑफ M1 पोजीशन वेक्टर R1 प्लस मास M2 पोजीशन वेक्टर R2 अपॉन दोनों मासेज का सम M1 प्लस M2। तो ये क्या होगा आपका, ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकल के आ गया। ये क्या हुआ आपका, RCM क्या है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकल के आया। तो इस ओरिजिन से इस पॉइंट पर हमें क्या मिल जाएगा, सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। इन दो पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास कहां पर मिलेगा, C पॉइंट पर, और उसकी ओरिजिन से पोजीशन क्या है, RCM है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। क्लियर। अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स देखें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए देखिए, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में XCM इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2। ऐसे ही बाई एक्सिस पे निकाला जाए तो बाई CM इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 बाई 1 प्लस M2 बाई 2 अपॉन M1 प्लस M2। इसी तरीके से अगर Z एक्सिस पर हुआ तो Z एक्सिस पर क्या हुआ, ZCM इक्वल टू क्या होगा, M1 Z1 प्लस M2 Z2 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पर आपका सेंटर ऑफ मास निकल के आया। तो यहाँ पर देखिए ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में निकला है, ठीक है। इसकी पोजीशन P2 की पोजीशन x2 है और P2 की यहाँ पर y2 है, ठीक है। P1 की पोजीशन यहाँ पर x1 और P की बाई एक्सिस पर क्या हो जाएगा, ये y1, ठीक है। ये P1 है तो ये y1 इसकी पोजीशन होगी। तो इस तरीके से अगर Z एक्सिस पर होती तो P1 की जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, Z1, ठीक है कि नहीं, और बाई एक्सिस पर भी, ठीक है कि नहीं, वहां पर Z1 हो जाएगी और P2 की कितनी हो जाएगी, Z2 हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो हमने यहाँ पे ये पोजीशन लगा रखी है। तो इसका
ऑरिजिन से सेंटर ऑफ मास यहाँ पर निकल के आएगा मिडिल में। अगर x1 x2 है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर निकलने वाला है, बिल्कुल इसके सेंटर में। ऐसे बाई एक्सिस पर y1 और y2 के बीच में निकलेगा, ठीक है कि नहीं। ऐसे z एक्सिस पर भी क्या निकलेगा, z1 और z2 के मिडिल में निकल के आएगा। तो इस तरीके से हम सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं। अगर यहाँ पर केसेस देखे हैं, F m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m पुट कर दें, हम क्या पुट करें, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m पुट किया जाएगा। तो इस कंडीशन में वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो RCM इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर m कॉमन ले लेंगे तो m R1 प्लस R2 और नीचे प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा। तो m से m कैंसिल हो गया तो RCM इक्वल टू बचा R1 प्लस R2 अपॉन 2। तो इसका मतलब क्या है कि अगर दोनों पार्टिकल्स में मास सेम है, m1 इक्वल टू m2 है, तो जो सेंटर ऑफ मास मिलने वाला है वो इन दोनों की जस्ट बिटवीन मिलेगा, दोनों पार्टिकल्स के बिल्कुल बीच में मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो R1 प्लस R2 अपॉन 2 आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हम XCM भी निकाल सकते हैं। तो XCM निकालेंगे, XCM इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 बाई CM भी निकालेंगे तो y1 प्लस y2 अपॉन 2 और ZCM निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा Z1 प्लस Z2 अपॉन 2। तो इस तरीके से ये कार्टेशियन फॉर्म में भी ऐसे निकाला जा सकता है।